हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। यूनिट 2 के 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी डील करेंगे। तो भाई FW टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल दी थी, उनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स भी दी थी। तो अब यहाँ पे हम सारे के सारे चीजें पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर ने कहा था कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने से पहले मैनेजर्स को चाहिए कि उसकी वो अच्छे से साइंटिफिक स्टडी करें। साइंटिफिक स्टडी करने का मतलब कि उस जॉब के रिगार्डिंग वो मेथड स्टडी करें, टाइम स्टडी करें, मोशन स्टडी करें, फैटीग स्टडी करें। मतलब कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कितना स्टैंडर्ड टाइम सुटेबल होगा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कितना एसेंशियल मोशन होगा और कितने रेस्ट की जरूरत होगी इस दौरान वर्कर्स के लिए। यानी पूरा का पूरा एनालाइज कर लें उस जॉब को अच्छे से, और साथ ही साथ काउज एंड इफेक्ट को भी देखें कि अगर हम इस पर्टिकुलर जॉब को इस तरीके से करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। वेरियस एलिमेंट्स को आप पहले से जॉब को परफॉर्म करने के पहले ही आप स्टडी कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए हर एक एलिमेंट को जॉब के रिगार्डिंग, ताकि आप जब जॉब परफॉर्म करें तो वो इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में परफॉर्म हो जाए विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। पहले क्या होता था कि जो मैनेजर्स थे वो रूल ऑफ थंब को यूज किया करते थे। रूल ऑफ थंब को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, हिट और मिस मेथड भी बोलते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते थे। उस जो रूल ऑफ थंब था ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल ही था दैट गो ऑन ट्राइंग, failing and wasting the resources and finally perfecting the job. That means कि मैनेजर्स ट्राई किया करते थे, फेल हो जाते थे और फिर ट्राई करते थे। इस तरीके से जो रिसोर्सेज होते थे ना वो बहुत ज्यादा वेस्ट होते थे। अब सपोज करो कि एक जॉब को करना है तो मैनेजर क्या करेगा कि वो पहले एक मेथड को यूज करेगा बिना कोई स्टडी किए, बिना कोई एनालिसिस किए हुए, वो बस जॉब को परफॉर्म करना शुरू कर देता था और एक मेथड यूज कर लिया। अब उस मेथड को यूज करता चला गया और बीच में क्या हुआ कि वो मेथड से वो फेल हो गया पर्टिकुलर जॉब को करने में। तो अब वो फिर सेकंड मेथड को ऑप्ट कर लेता था, फिर अगर फेल हो गया तो थर्ड मेथड को ऑप्ट कर लेता था। इसी तरीके से वेरियस मेथड को ऑप्ट करता था और जिस मेथड से उसका काम बन जाता था वो बस काम को कर लेता था। तो इस वजह से बहुत सारे मेथड को इस्तेमाल करने से या फिर बहुत सारे अप्रोचेस को इस्तेमाल करने से जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज थे वो तो ऑलरेडी वेस्ट हो रहे थे, और साथ ही साथ वर्कर्स भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते थे, क्योंकि उनको तो बस जो बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बस वो काम कर देना है। तो वो भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते चले जा रहे थे। तो इसलिए FW टेलर ने बोला कि भाई आप जॉब को परफॉर्म करने के बाद क्यों सोचते हो कि कौन सा अप्रोच होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे। आप क्या करो कि जॉब को करने से पहले ही उसके रिगार्डिंग साइंटिफिक स्टडी कर लो कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, सारा ब्लूप्रिंट पहले से बना लो और इफेक्ट को भी अच्छे से एनालाइज कर लो, काउज एंड इफेक्ट को भी एनालाइज करो कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जिस तरीके से करने जा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, ताकि आपका जो वर्क है वो सिंपल हो जाए, इजी हो जाए और जल्दी से हो जाए। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दैट मीन्स कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट का ग्रुप और एक होता है वर्कर का ग्रुप। तो मैनेजमेंट क्या सोचती है कि वर्कर हमारे बारे में नहीं सोचते। वर्कर सोचते हैं कि भाई मैनेजमेंट को हमसे बस काम लेने से मतलब है, हमें वो अपना पार्ट नहीं मानते, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे के रिगार्डिंग जो एटीट्यूड रखते हैं वो बहुत डिफरेंट रखते हैं। तो जो FW टेलर थे उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का आप मेंटालिटी रखेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे एक दूसरे के लिए, तो फिर आप दोनों साथ मिलकर के काम कैसे करेंगे।
तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको अपने मेंटालिटी में कुछ चेंज लाने की जरूरत है, आपको मेंटल रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है। आपको जो मैनेजर हैं उनको वर्कर्स को बिलोंगिंगनेस फील कराने की जरूरत है कि हाँ भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और हम आपको अपना मानते हैं। इस तरीके से अगर आप कोऑपरेट करेंगे, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन की फीलिंग होनी बहुत जरूरी है। तो आपको कुछ अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है, मेंटल रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत। दैट मीन्स क्या कि आपको ये एटीट्यूड रखना है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करना है। आपको एटीट्यूड ही रखना है कि बस मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा, म्यूचुअल ट्रस्ट होनी जरूरी है, कॉन्फिडेंस होनी जरूरी है। एक दूसरे पे ट्रस्ट रखिए, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर मैनेजमेंट हमारे लिए कोई काम कर रहा है तो वो हमारे वेलफेयर के लिए कर रहा है और हमें ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम करना है। म्यूचुअल ट्रस्ट रखना जरूरी है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एफर्ट आपको लगाने की जरूरत है, यानी कि साथ मिलजुल करके काम करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि होल एंड सोल देखें तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। अगर कोऑपरेशन की फीलिंग रहेगी, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रहेगी, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो बहुत आराम से अचीव हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या है? एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। दैट मीन्स कि आपको कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देना है ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि इंडिविजुअलिज्म को। दैट मीन्स क्या? कोऑपरेशन का मतलब कि वर्कर्स जो हैं और जो मैनेजमेंट है दोनों एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड करके चले, यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले। जब मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो वर्कर से भी सजेशन ले, और अगर उनका जो सजेशन है वो कंस्ट्रक्टिव अगर मैनेजमेंट को लगता है तो वो उस सजेशन को यूज कर सकता है उस काम को करने के दौरान। तो अगर आप उनके सजेशंस के थ्रू आप किसी काम को करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ हमने जो सजेशन दिया उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जॉब के दौरान, तो आपके जो वर्कर्स हैं उनको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और वो सोचेंगे कि भाई हमसे सजेशन मांगा जा रहा है और ये जो जॉब परफॉर्म किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें हमारा भी सजेशन है, तो वो सेटिस्फाइड फील करेंगे कि हम ये जो काम हम कर रहे हैं वो हमने ही सजेशन दिया है इस तरीके से करने के लिए। तो क्योंकि वो खुद ही इस सजेशन को दे रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड होंगे, और अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो किसी तरीके का स्ट्राइक या फिर कॉन्फ्लिक्ट करने के पहले सोचेंगे, और उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि भाई हमने सजेशन दिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस काम को हम अच्छे तरीके से मिल करके करें। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। A fourth one, that is development of each and every worker to his or her greatest efficiency। सबसे पहले तो FW टेलर ने कहा था कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि राइट मैन आर सिलेक्टेड फॉर राइट जॉब, यानी कि उनको राइट पर्सन को सिलेक्ट करना है राइट जॉब के लिए। तो सबसे पहली बारी आती है साइंटिफिक सिलेक्शन की। दैट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन किया जा रहा है वो बिल्कुल साइंटिफिक वे में करना चाहिए। जिस जॉब के लिए आप किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उस जॉब के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी वाले लोग आप उसके लिए रिक्रूट कीजिए, है ना, और उनको सेलेक्ट कीजिए। जैसा जॉब वैसे टेम्परामेंट वैसी एबिलिटी वाले लोगों को ही आप सेलेक्ट कीजिए जो उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लायक हैं, ठीक है। और जब आप उनको साइंटिफिकली सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, ताकि काम पे पोस्ट करने से पहले आप उनको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दीजिए ताकि उस काम को वो अच्छे से इफिशिएंट वे में कर सकें। अगर सही सिलेक्शन करेंगे, राइट पर्सन को राइट जॉब पे आप रखेंगे, और अगर सिलेक्शन साइंटिफिक है उसके बाद आप उसमें ट्रेनिंग भी साइंटिफिकली दे रहे हैं, सही तरीके से एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनकी जो एबिलिटी है वर्कर्स की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी एबिलिटी बढ़ेगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने वर्कर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक। ऐसा कहा था हमारे FW
टेलर ने। तो अब बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। जो टेक्निक है इसमें फर्स्ट टेक्निक जो था वो फंक्शनल फोरमैन का था। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि आप क्या कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कीजिए स्पेशलिस्ट फोरमैन को और स्पेसिफिक जॉब के लिए, यानी किसी एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए उनका स्पेशलिस्ट फोरमैन आप अपॉइंट कीजिए। और उन्होंने इन सारे स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करके 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया। एक था प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी जो लोग प्लानिंग के एक्सपर्ट थे उनको प्लानिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, जो प्रोडक्शन के एक्सपर्ट थे उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए, प्लानिंग और प्रोडक्शन, और इन दोनों डिपार्टमेंट में 4-4 फोरमैन दिए। प्लानिंग के 4 फोरमैन यानी कि इंचार्ज जो कि पूरे प्लानिंग डिपार्टमेंट पे नजर रखते थे, और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे नजर रखते थे। अब देखिए ये टेलर ने दिया, लेकिन पहले क्या होता था कि प्लानिंग और जो प्रोडक्शन था, ऑपरेशन, दोनों काम सेम ही इंचार्ज देखते थे, सेम ही वर्कर करते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि नहीं, आपको दोनों को सेपरेट करना होगा। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को आपको सेपरेट करना है, यानी प्लानिंग अलग लोग करेंगे और उसको जो एग्जीक्यूट करेंगे वो अलग लोग करेंगे। तो इन्होंने स्पेशलिस्ट को तैयार किया और 4 फोरमैन दिए दोनों डिपार्टमेंट में। तो अब ये 4 फोरमैन कौन कौन है? प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपके 4 फोरमैन है। फर्स्ट है दैट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होता है कि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस का प्लान करता है कि ये जो प्रोडक्शन करना है उसका क्या प्रोसेस होगा, और वो रूट को डिटरमाइन करता है कि किस रूट से रॉ मटेरियल पास किया जाएगा। ठीक है, ये है रूट क्लर्क का काम। दूसरा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का सिर्फ काम है इंस्ट्रक्शन ले डाउन करना, यानी जितने भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना टू परफॉर्म देयर जॉब, किस तरीके से उनको अपने काम को करना है वो इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब है बारी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो करता है वो टाइम टेबल प्रिपेयर करता है कि कौन सा वर्कर कहाँ पे कितने देर काम करेगा, कितने देर ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, कैसे होगा, वो पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाता है, और साथ ही साथ कॉस्ट शीट भी बनाता है। क्योंकि वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क दोनों है तो वो टाइम टेबल भी बनाता है और कॉस्ट शीट भी बनाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के दौरान कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ किसी खास जॉब को करने में। फोर्थ है शॉप डिसिप्लिनरियन। दैट मीन्स कि जो पूरा का पूरा काम हो रहा है वो डिसिप्लिन से हो रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं, यानी ये चेक करता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में फर्स्ट जो है वो है गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब कि इनका काम है अरेंजमेंट करना, वर्कर्स का, मशीन का, मटेरियल का, टूल्स का, जो जॉब को करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर हैं उनका अरेंजमेंट करना। एक जॉब को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? वर्कर का, मशीन का, मटेरियल का, टूल का, यही सब का रिक्वायरमेंट होता है ना। तो उसको वो रेडी करते हैं ऑपरेशन के लिए। ये हो गया, अरेंज करते हैं सारे चीजों को, तो वो है गैंग बॉस। नेक्स्ट हो गया आपका स्पीड बॉस। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब परफॉर्म किया जा रहा है वो स्पीडली हो रहा है, यानी टाइमली हो रहा है, यानी क्योंकि इस एक स्टैंडर्ड टाइम ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है कि इतने टाइम में ये पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इनका काम है ये देखना कि जो हमारा डिजायर्ड स्पीड है वो हमारा एक्चुअल स्पीड से मैच कर रहा है या नहीं। अगर डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम है जितने भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स जो हैं उनका मेंटेनेंस, जैसे कि ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, मतलब कंप्लीटली जितने भी चीज वहां पे मशीनरीज या टूल्स अवेलेबल हैं उनका कंप्लीट रख रखाव करना, उनका प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चेक करते रहना कि सब कुछ सही है या नहीं। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम है कि वो कंफर्म करता है कि जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी से परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, वो क्वालिटी को चेक करता है वर्क का। क्लियर है।
अब देखिए जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है आप उसका पहले से स्टैंडर्ड डेवलप कर लीजिए। दैट मीन्स जितने भी आपको रॉ मटेरियल यूज़ करने हैं, लेबर यूज़ करने हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट, मेथड, जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी है वो सब कुछ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए। सब कुछ आप पहले से डिसाइड कर लीजिए और सबका एक स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो वर्क है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। करने के दौरान आप अगर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो आपका वर्क सिंपल नहीं होगा और आपका जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करेंगे तो आपका जो रिसोर्स है उसका आप फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि स्टैंडर्डाइजेशन आप बहुत सारे फॉर्म्स में कर सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का कर सकते हैं, मशीन एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, मेथड्स का, वर्किंग कंडीशंस का। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, तो प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि आप जो जॉब परफॉर्म करने वाले हैं, अगर कोई प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसका भी स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि हमें किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाना है। अपने कस्टमर के नीड और टेस्ट को जानते हुए आप अपना स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए और उसी स्टैंडर्ड के अनुसार सारे चीज़ों का अरेंजमेंट करिए। फिर रॉ मटेरियल का स्टैंडर्डाइजेशन करिए। दैट मीन्स कि जो आपको ऑपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड डिसाइड कर लीजिए कि हमें किस टाइप का कैसा रॉ मटेरियल चाहिए ताकि बाद में उसका किसी तरीके का वेस्ट ना हो। और वो रॉ मटेरियल आप यूज़ कीजिए, पहले से डिटरमाइन रखिए जो कि आपकी क्वालिटी को और इन्हेंस कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है मशीन और इक्विपमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हम बात करें तो जो भी मशीन यूज़ करना है वो हमें अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। यानी कि जो हम बनाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, क्या वो मशीन उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है या नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं कुछ स्टैंडर्ड और उसके अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते थे। तो हर एक चीज़ आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप करिए। अब मेथड ही है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो आप जॉब को करने के दौरान डिसाइड नहीं करेंगे। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा मेथड यूज़ करना है और कौन सा सबसे स्टैंडर्ड मेथड होगा मेरे डिजायर्ड जॉब को करने के लिए। वो आपको पहले से डिसाइड करना होगा। वर्किंग कंडीशन डिसाइड करना होगा कि भाई कितनी लाइटिंग होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या वेंटिलेशन होना चाहिए, कैसे में हमारे वर्कर अच्छे से काम करेंगे। ये सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए और स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए ताकि आप अपने यूटिलाइजेशन, आप अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। अब देखिए थर्ड दैट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। यानी कि आप जो मेथड यूज कर रहे हैं वो सबसे सुटेबल होना चाहिए। वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि हम किसी जॉब को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसका सबसे बेस्ट तरीका करने का क्या है, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है इस जॉब को परफॉर्म करने का। अगर आप बेस्ट मेथड यूज करेंगे तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। आप मशीनरीज का, मटेरियल का, मैन पावर का, कैपिटल का, सबका सही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। इट इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी। यानी कि बहुत बार होता है मोशन स्टडी में क्या है कि आप वेस्टफुलनेस होता है उनको आप एलिमिनेट करते हैं। यानी बहुत से वर्कर ऐसे होते हैं जो काम को करने के दौरान काम के लिए मोशन नहीं करते, फालतू यहां वहां घूमते फिरते रहते हैं ना, इल डायरेक्टेड होते हैं, इनएफिशिएंट मोशन करते हैं। तो उससे क्या होता है वो ज्यादा थक जाते हैं। अब एक मशीन पे कोई वर्कर काम कर रहा है, वो लगातार उस मशीन पे ही काम कर रहा है, तब वो अपने मोशन को सही काम के लिए यूज कर रहा है। लेकिन वो मशीन पे काम ना करके यहां वहां 4 चक्कर लगाते रहेगा फैक्ट्री का, तो वो थकेगा ही, चाहे वो मशीन पे काम करके थके या घूम करके थके, है ना, वो थकेगा ही। लेकिन अगर आप मोशन को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता होगा कि कितना यूजफुल मोशन इस काम को करने में लगेगा और अगर वेस्टफुलनेस होता है तो आप वहां से उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्टडी।
ये स्टैंडर्ड टाइम बताता है कि किसी काम को करने का एक वेल डिफाइंड जॉब जो है उसको परफॉर्म करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वर्कर एम्प्लॉयड हैं किसी काम को करने के लिए, उनको एक स्टैंडर्ड टाइम बताना कि भाई इतने टाइम में सारे वर्कर्स इस काम को खत्म कर लेते हैं, तो आप इस काम को इतने में खत्म कर लीजिए। एक स्टैंडर्ड टाइम, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, एक स्टैंडर्ड टाइम आपको चुनना है टाइम को स्टडी करके, यानी कि एवरेज वर्कर इस काम को कितने देर में खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। द रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टैमिना, thereby avoiding accidents, rejections and industrial sickness। अब देखिए, क्या आप लगातार किसी काम को करते चले जा सकते हैं? आप 12 घंटे तक काम कर सकते हैं? आप 8 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फैटीग स्टडी की जाती है कि एक काम को कितने देर तक वर्कर पूरे फुल स्टैमिना के साथ कर सकता है, कितने देर के बाद वर्कर को रेस्ट देना है, वो पहले से डिसाइडेड होता है। देखते हो बीच में रेस्ट का टाइम इंटरवल मिलता है, इतने में लंच होता है, इतने में ब्रेकफास्ट होता है, टी टाइम का ब्रेक मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि वर्कर्स जो हैं वो जो थक चुके हैं उनका फिर से स्टैमिना बूस्टअप करे। स्टैमिना बूस्टअप करेगा, उनका माइंड फ्रेश होगा, तो किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए फैटीग स्टडी की जाती है कि कितने इंटरवल के बाद वर्कर्स को रेस्ट देना है, कितना देर लगातार काम कराना है और कितने देर लगातार काम करने के बाद उनको रेस्ट देने की ज़रूरत होगी। दैट इज फैटीग स्टडी। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम लिंक्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे वेज और प्रोडक्टिविटी के बीच में लिंक है। जितना अच्छा प्रोडक्टिविटी होगी उतना अच्छा आपको वेज दिया जाएगा। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड एंड 2 पीस रेट्स आर यूज्ड। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में टेलर ने कहा कि आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट को डिसाइड कर लीजिए। दैट मीन्स कि एक दिन में एक वर्कर इतना स्टैंडर्ड काम कर सकता है। ऐसा मत कर लीजिए कि बहुत ज्यादा आप चूज कर लीजिए जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता। आप एक स्टैंडर्ड चूज कीजिए जो कि एक एवरेज वर्कर हर दिन उस काम को कंप्लीट कर सकता है। अचीवेबल गोल होना चाहिए, ठीक है। आप एक स्टैंडर्ड चूज कर लीजिए और क्या कीजिए कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर कोई आदमी काम करता है तो आप क्या कीजिए, उसको ज्यादा वेज पे कीजिए, और अगर बिलो स्टैंडर्ड करता है तो उसको आप उससे कम पे कीजिए। जो स्लो वर्कर्स हैं उससे क्या होगा कि जो हायर वेज ले रहे हैं वो बहुत मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हम रिवॉर्ड हमको मिलेगा, और जो लो कर रहे हैं उनको लगेगा कि भाई हमारे सामने वाले को रिवॉर्ड मिल गया क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो क्यों ना हम भी नेक्स्ट टाइम से अच्छा काम करें। वो भी मोटिवेटेड फील होंगे ताकि हमें भी रिवॉर्ड मिले, है ना। तो द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड एंड 2 पीस रेट्स आर यूज्ड, हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू एंड मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी कि एक पीस रेट क्या है कि जो लोग स्टैंडर्ड तक अचीव कर लिए या फिर स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट अचीव कर लिए, वो कौन हो गए? इफिशिएंट वर्कर हो गए, है ना। एंड लोअर फॉर इनइफिशिएंट एंड स्लो वर्कर, उनको ज्यादा वेजेस दिए जाएंगे और जो इनइफिशिएंट और स्लो वर्कर हैं उनको कम दिया जाएगा। इस केस में दोनों ही मोटिवेटेड होंगे, जिनको मिला वो रिवॉर्ड से मोटिवेटेड होंगे और जिनको नहीं मिला वो नेक्स्ट रिवॉर्ड के लिए मोटिवेटेड होंगे, वो इंप्रूव करेंगे अपने प्रोडक्शन को। चलिए फिर इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड टास्क जो ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स किया है वो किया है 10 यूनिट्स का, और जो रेट होगा वो 50 रुपीज़ होगा। यानी अगर आप 10 यूनिट्स अचीव करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ दिया जाएगा, कंपेंसेट किया जाएगा, और अगर आप 10 यूनिट से कम अचीव करते हैं तो आपको 50 पर यूनिट कंपेंसेट किया जाएगा। अब 2 वर्कर है, वर्कर ए जो है वो 11 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है 10 उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता है, तो उसको कंपनी कितना देती है? ₹550। दैट मीन्स कि 11 यूनिट और 50 पर यूनिट, दैट इज 11 इंटू 50, 550। वर्कर बी जो है वो प्रोड्यूस करता है 9 यूनिट और उसको मिलता है ₹360। दैट मीन्स व्हाट? 9 यूनिट इंटू 40 पर यूनिट, 9 इंटू 40 दैट इज 360। अब क्या है,
वर्कर ए ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो वर्कर ए ज्यादा प्रोडक्टिव है तो उसको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। बी स्लो है तो उसको रिवॉर्ड ए से कम मिलेगा। तो ये जो 190 रुपीज का डिफरेंस है वो बी को मोटिवेट करेगा कि वो अगले बार और ज्यादा अच्छा काम कर सके, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। ठीक है, अब देखिए 8th वन, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। यानी FW टेलर ने कहा कि यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट मेंटल चेंज लाने की जरूरत है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है। मतलब कि वर्कर और जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे को हमेशा कंपटीशन के भावना से देखते हैं और एक दूसरे में कंपटीशन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना, आपको कोऑपरेट करना है एक दूसरे को, वर्कर को मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट को वर्कर के साथ कोऑपरेट करके चलना है ना। ऐसा प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन होना है, ऐसा वर्कर्स को काम करना है, इतना डिवोशन दिखाना है, इतना लॉयल्टी दिखाना है कि मैनेजमेंट उनके प्रति झुके। और मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर वर्कर अच्छे से काम को कर रहे हैं तो उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, ना कि फाइट करते रहें, कॉन्फ्लिक्ट लाते रहें, जिससे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, इंक्रीज करने की बजाय। तो मेंटल रिवॉल्यूशन यानी मेंटालिटी में चेंज लाने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं दोनों हेनरी फ्योल और FW टेलर के प्रिंसिपल के डिफरेंस की। तो हमने 10 डिफरेंसेस यहाँ देखना है हम लोगों को। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है उसका बेसिस है नेचर ऑफ रिसर्च, है ना। तो हेनरी फ्योल ने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। तो अगर आप रिसर्च वर्क की बात करें तो हेनरी फ्योल ने कैसा रिसर्च किया था, फंक्शनल मैनेजमेंट का। ठीक है, और अगर हम बात करें टेलर्स की तो उन्होंने जो रिसर्च करा था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग करा था। कंसर्न तो जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था वो मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को कंसर्न रखता था, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मेन फोकस करता था। लेकिन FW टेलर का जो प्रिंसिपल था, जो टेक्निक था, वो वर्कर के एफिशिएंसी को बढ़ाने में मेन योगदान देता था। लेवल्स, फ्योल हैज डिजाइंड प्रिंसिपल फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने जो प्रिंसिपल डिजाइन किया था वो किसके लिए था, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए था। और जो टेलर ने डिजाइन किया था वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए था। अब फ्योल का फोकस कहां पे था, उनका फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के गोल को अचीव करना। यानी कि उनका जो प्रिंसिपल था वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए दिया गया था। लेकिन जो टेलर का प्रिंसिपल था वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए दिया गया था, यानी कि वर्क को साइंटिफिक और सिंप्लीफाइड वे में करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाए। अब पर्सनालिटी की बात करें तो फ्योल डेवलप्ड द पर्सनालिटी ऑफ ए रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर एंड वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जो फ्योल की पर्सनालिटी थी वो कैसी थी, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर की थी। वो रिसर्च करते रहते थे और उस रिसर्च को प्रैक्टिस में लाते रहते थे, इसलिए उनको कहा गया फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और जो टेलर की पर्सनालिटी थी, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की साइंटिस्ट के तौर पे, यानी कि वो चीजों को साइंटिफिकली देखते थे, काउज एंड इफेक्ट के बेसिस पे देखते थे, इसलिए उनको कहा गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो फ्योल का मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था सिस्टमेटिक थ्योरी में, यानी किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे में करना। उन्होंने इस चीज को करने के लिए 14 प्रिंसिपल दे रखे थे, जिनको कि हम जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बोलते थे। अब टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, ही प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑन accomplishment on production line with the help of scientific techniques and management। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी जिसके थ्रू आप साइंटिफिकली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते थे। ह्यूमन एलिमेंट के बारे में क्या देखना है, तो फ्योल ने मेन एम्फेसिस किया ह्यूमन एलिमेंट पे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें सजेस्ट की, जैसे कि इक्वालिटी, इनिशिएटिव, फेयर रेम्यूनरेशन। उन्होंने बहुत फोकस किया ह्यूमन एलिमेंट पे। लेकिन टेलर जो थे उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर करके चला, उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किया प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए।
अब जब बात करते हैं रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की कि इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो कैसे थे, तो फेओल की जो प्रिंसिपल्स थे वो फ्लेक्सिबल नेचर के थे, एज पर द सिचुएशन वो चेंज हो सकते थे। लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल्स थे वो बिल्कुल फिक्स स्टैंडर्ड्स के थे, यानी उसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन आप नहीं ला सकते, वो रिजिड नेचर का था। अब 9th देखते हैं, दैट इज एप्लीकेबिलिटी। तो जो फेओल के प्रिंसिपल्स थे वो बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सभी पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। लेकिन जो टेलर का प्रिंसिपल था वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ही बेसिकली एप्लीकेबल होगा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होगा। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है तो ही आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन फेओल का जो प्रिंसिपल था वो बिजनेस नॉन बिजनेस सारे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता था। अब 10th वन, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। जो हेनरी फेओल थे उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने प्रिंसिपल में फॉलो कर रखा था वन बॉस वन एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय को एक ही जो बॉस है वही कमांड या इंस्ट्रक्शंस देगा। लेकिन टेलर ही डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इंस्टीड ही इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस। इन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं पसंद किया। इन्होंने एक बॉस के जगह पे टोटल 8 बॉसेस का कॉन्सेप्ट अपने प्रिंसिपल में दिया है।